स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजस 15 में फिर से एक बार मैं अमन आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री की लास्ट वीडियो में हमने अशोक के बारे में डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम लोग अशोक के बाद की कहानी को देखेंगे। अशोक के बाद ऐसा क्या होता है कि मौर्य वंश जो होता है धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और उसके बाद जो अगले वंश आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अशोक का जो कार्यकाल था, है ना, अशोक की जो डेथ हो जाती है वो 232 बीसी में, यानी कि 232 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अगले जो उत्तराधिकारी आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि अगले उत्तराधिकारी कौन थे, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो आप बताएंगे उनका नाम था कुणाल। कुणाल के बारे में मैंने अशोक की वीडियो में आपको बताया था कि कुणाल जो थे अशोक के बेटे थे। ठीक है, तो अगले जो कौन थे, अगले जो उत्तराधिकारी हुए मौर्य वंश पर, मौर्य वंश के अंदर या मगध की बात करें तो कुणाल। कुणाल के बाद जो है अगले जो बने थे वो थे दशरथ। कौन बने थे? दशरथ बने थे। और दशरथ ज़्यादा कुछ खास इनके बारे में नहीं है, तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक के बाद कौन आए थे? कुणाल। कुणाल के बाद दशरथ। दशरथ के बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं तो संप्रीति आए थे। कौन आए थे? संप्रीति। संप्रीति जो थे अगले शासक बने थे। ठीक है, तो ये आपके अगले शासक बने थे, लेकिन अंतिम नहीं थे ये, है ना। अंतिम शासक की अगर आपसे बात पूछी जाए तो अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे आपके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए इधर ही लिख देते हैं। जो अंतिम शासक थे मौर्य वंश के, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अंतिम शासक मौर्य वंश के कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त थे। बृहदत्त थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बृहदत्त जो थे ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो यहीं से अपने को समझना है कि बृहदत्त की हत्या किसने की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बृहदत्त के बाद कहानी क्या होती है, इनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं। पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या कर देते हैं और क्या होता है, एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको हम लोग शुंग वंश कहते हैं, जिसको हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश के बाद अगला वंश कौन सा आया था? शुंग वंश आया था। अच्छा, अब ये पुष्यमित्र शुंग थे कौन, तो समझिए ध्यान से, ये जो थे एक्चुअली में ये इनके सेनापति थे। किसके? यहाँ पर बृहदत्त के। ठीक है, और बाय कास्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि बाय रिलीजन ये ब्राह्मण थे, सॉरी ब्राह्मण नहीं थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वेदों को मानने वाले थे, और ये एक्चुअली में थे मौर्य वंशी ही। ये इनका जो बैकग्राउंड अगर हम देखें इतिहास के हिसाब से तो ये थे मौर्य वंशी ही। लेकिन अशोक के समय में आपने देखा था कि जो बौद्ध धर्म था वो काफ़ी फ्लरिश हुआ। ठीक है, लेकिन ये बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, तो इन्होंने अपना राजकाज परिवार सब छोड़ दिया था फैमिली के साथ, है ना, फैमिली से अलग हो गए और नॉर्मल नौकरी करने लग गए। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बृहदत्त का समय आया, तो इन्होंने जो नौकरी कर ली, कहाँ पर कर ली? बृहदत्त के सेनापति के रूप में इन्होंने नौकरी यहाँ पर कर ली। और जैसे इनको मौका मिला, बृहदत्त चूंकि एक योग्य शासक नहीं थे, ठीक है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग चूंकि ब्राह्मण धर्म को मानते थे या वैष्णव धर्म को मानते थे, आप ऐसा कह सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसको हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। हम जो आज पढ़ रहे हैं इसको मौर्य उत्तर काल कहा जाता है, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्यंस के बाद क्या हुआ, मौर्य वंश के बाद की कहानी को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलिएगा। अशोक की डेथ के बाद कुणाल अगले उत्तराधिकारी बनते हैं, उसके बाद दशरथ, उसके बाद संप्रीति। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुणाल का नाम आपको याद रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुंग वंश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी समझते हैं यहाँ से। देखिए, अगर हम लोग बात करें पोस्ट मौर्योत्तर काल की बात करें, अगर हम लोग मौर्योत्तर काल, यहां पे आपको चीज़ों को दो हिस्सों में पढ़ना है ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन सके। यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें मौर्य वंश यानी कि मगध के इलाके की बात करें जहाँ पर मौर्य वंश था एक्चुअली में, तो मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश आया वो था शुंग वंश, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आया कर्ण वंश, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, कर्ण वंश। और उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया आपका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, यानी कि मौर्य वंश, पहले मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश और उसके बाद सातवाहन वंश। तो MSKS है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण वंश और कर्ण के बाद सातवाहन वंश। ठीक, इधर तो ये कहानी चलती है। इधर क्या होता है, इधर विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। विदेशी आक्रमण तो अशोक के समय पर भी थे, लेकिन अशोक के समय पर वो काफ़ी लिमिटेड थे। अशोक के रहते विदेशी आक्रमण बहुत कम देखने को मिले हैं। ठीक है, और लेकिन उसके बाद यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद विदेशी आक्रमण बढ़ जाते हैं और यहीं पर हमें पढ़ना होता है किसको? हिंद यूनानियों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए। ठीक है,
और लास्ट में आपको याद रखना है, लास्ट नहीं है लेकिन जो आपको पढ़ने वाला है वो कुषाण है। तो यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पहलव आए, पहलव के बाद कुषाण आए। ठीक है, तो ये भी अपने को पढ़ने हैं, लेकिन आज की क्लास में हम केवल इसको पढ़ेंगे। हम लोग केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेंट को पढ़ेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और उसके बाद कुषाण। ठीक है, तो हमें जो आज पढ़ना है वो इस साइड का पढ़ना। अच्छा, एक वंश और है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं चेदी वंश, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो ये 4 वंश हैं जो अपने को पढ़ने हैं आज की क्लास में। इधर वाला सेगमेंट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इधर वाला सेगमेंट हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना अपने को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश, ठीक, देखिए शुंग वंश की जब भी जिक्र आएगा आपको सिर्फ 3 रूलर के बारे में बताऊंगा और 3 रूलर ही काफ़ी हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले रूलर जो थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनके बाद एक नाम आएगा अग्निमित्र। ठीक, अग्निमित्र का नाम आपको पता होना चाहिए। एक नाम आपको याद रखना है देवभूति का। ठीक है, देवभूति का। ठीक है, ये 3 रूलर है जिनके बारे में अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं और अब हमारा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। इनके बारे में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये इस वंश के संस्थापक है, शुंग वंश के संस्थापक। ये मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से इन्होंने बृहदत्त की हत्या की थी। शुंग वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए इन्होंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये अश्वमेध यज्ञ कराए थे ये किसकी देखरेख में हुए थे? उस व्यक्ति की वजह से ये लाइन पूछी जाती है, याद रखिएगा। ये पतंजलि के देखरेख में हुए थे, आयुर्वेद वाले पतंजलि की देखरेख में। ठीक है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि पतंजलि की देखरेख में या पतंजलि के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ इनमें से किस शासक ने करवाए थे? तो आप क्या बताएंगे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है आपको इनके बारे में? इनके बारे में एक तीसरी बात और है कि इन्होंने हिंद यूनानी, जो उधर आपने देखा ना विदेशी आक्रमणकारी, तो हिंद यूनानी शासक, इन्होंने यूनानी शासक या हिंद यूनानी एक ही बात है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार फ्रेम हो चुका है। ठीक है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पराजित इन्होंने किया था। तो ये 3 बातें पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद एक नाम आपने सुना इसमें अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र की बात करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे अग्निमित्र की। ठीक है, अग्निमित्र की बात करते हैं। तो अग्निमित्र के बारे में आपको 2 बात याद रखनी, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है इनफैक्ट, कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अगले कौन बने थे? अग्निमित्र बने थे। और इनके बारे में जो मेन फैक्ट पूछा जा सकता है वो ये, एक नाटक है, एक प्ले है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र एक नाटक है, क्या है? एक प्ले है जो कि किसके ऊपर आधारित था? ये आपके 2, क्योंकि एक नाटक था ये, है ना, ये एक नाटक था और इस नाटक के जो नायक थे और जो नायिका थी वो थी, अगर हम बात करें हीरो की या फिर नायक की, तो नायक कौन थे? अग्निमित्र थे, अग्निमित्र, और नायिका कौन थी? मालविका थी। उन्हीं के नाम पर ये नाटक लिखा गया था। ठीक है, ये इसके नायक थे और ये इसकी नायिका थी। ठीक है, यानी कि ये हीरो थे और ये हीरोइन थे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा क्यों जाता है? क्योंकि इसके रचनाकार कौन है पता है आपको? इसके रचनाकार अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसके रचनाकार थे शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आप बताइए शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कालिदास। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? कालिदास। इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि मालविका अग्निमित्र किसने लिखी है? तो आप बताएंगे कालिदास ने लिखी है। इसमें ये जो नाटक का शीर्षक है, यानी कि जो टाइटल दिया गया है, ये मालविका और अग्निमित्र। मालविका यहाँ पर नायिका है, इनकी प्रेमिका रही, और अग्निमित्र कौन थे? ये शुंग वंश से संबंधित थे।
ठीक है, बस इनके बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवभूति के बारे में भी कुछ नहीं आपको याद रखना, सिर्फ ये कि अंतिम शासक थे। कौन थे? अंतिम शासक थे। इनके बारे में, देवभूति के बारे में आप एक बात लिख सकते हैं, ये इस वंश के अंतिम शासक थे। इस वंश के अंतिम शासक थे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बातें। तीनों शासक के बारे में, ये संस्थापक थे, अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाए, मिरांडर को पराजित किया। मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र यही है वो शुंग वंश के। देवभूति अंतिम शासक। ठीक, अब समझिए कुछ बातें और मैं आपको बता दूं किसके बारे में, शुंग वंश के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पूछी भी गई है ऑलरेडी कई बार, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, प्रमुख बिंदु कुछ इनके याद कर लीजिए आप, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात देखिए, पहली बात क्या थी कि सांची स्तूप। सांची स्तूप का नाम आप जानते हैं, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप में पाषाण की रेलियां बनवाई थी, आप कह सकते हैं पत्थर की रेलिंग बनवाई थी। पत्थर की रेलिंग इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, पत्थर की रेलिंग बनवाई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी कुछ स्तूप भी इन्होंने बनवाए थे, है ना। आगे बात करते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुंग वंश के टाइम पीरियड में हुई है। आपने मनुस्मृति का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। मनुस्मृति, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मनुस्मृति की रचना काल इसी वंश का माना जाता है, इसी वंश का माना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनुस्मृति की रचना काल इसी वंश का माना जाता है। सांची स्तूप में पत्थर की रेलिंग इन्होंने लगवाई थी, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण भी यहीं से हुआ था। वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण, वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण इसी काल में, इसी समय में माना जाता है। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अशोक थे, अशोक के समय में बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था, तो वैष्णव धर्म कहीं ना कहीं पीछे चला गया था, लोगों की आस्था कम होने लग गई थी। तो यहाँ से आते जब पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर जो ध्यान दिया वो वैष्णव धर्म पर या शैव धर्म पर, यानी हिंदू धर्म आप कह सकते हो इसको, है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस वंश के समय में वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण माना जाता है, तो आप बताएंगे शुंग वंश को ही कहा जाता है कि वैष्णव धर्म का पुनर्जागरण का समय होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो ये शुंग वंश है, कर्ण वंश है और सातवाहन वंश है, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इनको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है, चूंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे या शैव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये तीनों ही वंश किस कैटेगरी में आते हैं? ये तीनों ही वंश जो थे, ये ब्राह्मण साम्राज्य भी इनको कहा जा सकता है, ब्राह्मण साम्राज्य थे तीनों के तीनों, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो दिया है, जो कह सकते हैं कि आप प्रमोट किया, वो वैष्णव धर्म को किया था। क्योंकि अशोक तक बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था, धीरे धीरे जो है लोग किस की तरफ मूव करने लगे? वैष्णव धर्म की तरफ। इसलिए शब्द का मतलब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो चलिए अब कर्ण वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसको भी हम लोग क्विकली पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है अपने को, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग कर्ण वंश की। देखिए कर्ण वंश में आपको सिर्फ दो ही बातें समझनी है, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना अपने को, ठीक है, क्योंकि हमें सेलेक्टिव डेटा को पढ़ना है। कर्ण वंश, है ना। कर्ण वंश की अगर हम लोग बात करें तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है इसके बारे में, इनके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, देखिए संस्थापक का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और अंतिम शासक, ठीक है, संस्थापक और अंतिम शासक। देखिए संस्थापक की बात करें तो देवभूति जो थे वो अंतिम शासक थे, किसके? वो थे आपके शुंग वंश के, ठीक है। और इसके कौन थे? इसके थे आपके वासुदेव, सॉरी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक वासुमित्र भी शासक हुए हैं, वो शुंग वंश से संबंधित है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था उसमें। शुंग वंश के अंदर जब पुष्यमित्र शुंग आए थे तो उसके बाद अग्निमित्र आए, अग्निमित्र के बाद आए थे आपके वसुमित्र, वो मैंने मेंशन नहीं किया वहाँ पर, लेकिन आप ऐसे उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। लेकिन जो मालविका अग्निमित्र की रचना काल माना जाता है वो किस शासक के टाइम पे हुई थी, यानी कि उस समय शुंग वंश के शासक कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र से पहले अग्निमित्र जा चुके थे, ठीक है। तो वो वसुमित्र है, ये वासुदेव है, और जबकि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। तो आप इतना याद रखें, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति और
उसका अगला जो वंश है कर्ण वंश, इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अंतिम शासक की अगर बात करें तो अंतिम शासक थे इसके सुशर्मा। कौन थे? सुशर्मा। सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा इनके अंतिम शासक थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कर्ण वंश था यानी कि शुंग वंश के बाद जब आया तो इनका क्षेत्र का भी लिमिट था। इनका जो क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया, तो ज़्यादा कुछ ये एक्सपेंशन कर नहीं पाए, लेकिन इतिहास में नाम है पाटलिपुत्र तक ही जो है इनका मगध का जो था मेन पाटलिपुत्र वाले इलाके तक ही सीमित थे, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, इसलिए ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। लेकिन बस इतना क्वेश्चन बन सकता है कि वासुदेव कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और सुशर्मा कौन थे? अंतिम शासक थे। चलिए, अब मेन जो है वो है आपका सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका सातवाहन वंश, यहाँ से लिखते हैं इसको सातवाहन वंश। देखिए याद रखिएगा, इनका एक नाम और भी है, इन्हीं को कहा जाता है आंध्र सातवाहन। इनको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में कुछ बातें पहले आप समझ लीजिए कि इनका क्षेत्र क्या था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्षेत्र क्या था? इनका क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछ ले तो महाराष्ट्र से लेकर ये आंध्र प्रदेश तक, आज के महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये फैले हुए थे। और उस समय की बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कृष्णा नदी से लेकर, ठीक है, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक। कहाँ तक? गोदावरी नदी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, इनका राज्य फैला हुआ था, ठीक है। दूसरी बात क्या है सातवाहनों के बारे में आपको और क्या याद रखना है कि ये जो वंश था ये मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक प्रणाली यहाँ पर अपनाई जाती थी, प्रचलित थी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि शासन प्रशासन में जो माताएं होती थी, यानी कि जो राजा की माँ होती थी, माता होती थी, उनकी भी काफ़ी चलती थी। ऐसा कैसे पता लगता है अपने को? ऐसा इसलिए पता लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक शासक हुए जिनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी इनको कहा जाता है। और एक्चुअली में राजा का नाम तो जो शासक थे उनका नाम था सातकर्णी, लेकिन उससे पहले ये गौतमीपुत्र लगाते थे। और गौतमी कौन थी? इनकी माता का नाम था। तो यहीं से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो वंश हुआ ये मात्र सत्तात्मक था, चलती थी माताओं की, लेकिन जब राजा बनने की बात होती थी, जब राजा चुनने की बात होती थी तो ये आपका पितृसत्तात्मक हो जाता था। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर कहीं हमें चीज़ देखने को मिली तो सिर्फ हमें यहाँ पर मिली, ठीक है। या हम बात करें वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में भी जैसे वैदिक काल था ना, एक तो उत्तर वैदिक काल था और एक वैदिक काल था। तो वैदिक काल में भी मात्र सत्तात्मक चीज़ें देखने को मिलती थी और उसके बाद सीधा हमें सातवाहन वंश में इसकी झलक देखने को मिली है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस वंश की जो विशेषता थी वो ये कि इन्होंने सीसा धातु के सिक्कों का अधिक प्रचलन किया। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही सिक्के थे, यहाँ पर तांबे और चांदी के सिक्के भी हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि मान लीजिए आर्थिक लेन देन में जो इन्होंने इस्तेमाल किया ज़्यादातर वो सीसा धातु के सिक्कों का प्रचलन इन्होंने किया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है वो ये कि ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा यहीं से शुरू हुई है, अब देखिए आपसे अगर ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा यहीं से शुरू हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसी व्यवस्था को ना एक्चुअली में इतिहास में हम लोग जानते हैं किस चीज़ से, सामंती व्यवस्था। इसी को क्या कहा जाता है? इसी चीज़ को सामंती व्यवस्था का रूप आप ये भी कह सकते हैं। आगे चलकर ये जो प्रथा थी ये सामंत व्यवस्था में बदल गई, यानी कि इसी का एक रूप हम कह सकते हैं सामंती व्यवस्था। अब ये देखिए एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि जो सामंती व्यवस्था थी ये किसने शुरू की या इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो आप आंसर करेंगे इसकी शुरुआत मानी जाती है आपके सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए इसको सामंती व्यवस्था को एक नाम और भी दिया गया है, राजा के अंदर राजा। वो इसका मतलब क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, अब रिलेट कर पाओगे इसको। राजा के अंदर राजा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है राजा के अंदर राजा का मतलब? देखिए होता क्या था कि जैसे मान लीजिए ब्राह्मणों को ज़मीनें या भूमि दान जागीरें दान करने का जो रिवाज था वो इन्होंने शुरू किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। होता क्या धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई राजा आया सातवाहन वंश में,
कोई फंक्शन हुआ उसके दरबार में, उसके साम्राज्य में, उसके कोर्ट के अंदर, तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता था पूजा पाठ के लिए। तो उनको क्या, उनको दक्षिणा नहीं दी जाती थी, दक्षिणा के रूप में भूमि को यानी कि लैंड उनको दे दिया जाता था। अब मान लीजिए फिर 2 महीने बाद फिर से कोई फंक्शन हुआ, भाई राजा है उनके, तो रोजाना कोई ना कोई फंक्शन होते रहते थे, तो फिर से उसी ब्राह्मण को बुलाया गया, फिर से उसको भूमि दान दे दी गई। तो धीरे धीरे करके एक व्यक्ति के पास, एक ब्राह्मण के पास इतनी सारी भूमि हो जाया करती थी कि वो ना ही उसको टैक्स देना था उसके ऊपर, ना ही उसको किसी तरह का लगान, ना कोई कर देना होता था। तो वो भूमि किसकी हो गई, वो लैंड किसका हो गया, उस ब्राह्मण का हो गया। और धीरे धीरे करके एक ब्राह्मण या एक से ज़्यादा ब्राह्मण के पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हो गई कि वो उसके अंदर एक राजा के रूप में रहने लग गया। यानी कि वो भूमि किसकी है, मैं मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ और मैं गया, भाई मैंने पूजा पाठ करी राजा की, और उसने मुझे खुश होकर भैया जागीर दे दी, यानी कि लैंड दे दिया। अब वो लैंड किसका हो गया, मेरा हो गया ना। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास 20 क्या बोलते हैं बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ज़मीन हो गई, तो मैं उस ज़मीन का मालिक हो गया ना। तो मैं उस ज़मीन पर जो भी उगाऊँ या जो भी करूँ मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राजा तो अलग है, राजा तो चल ही रहे हैं सातवाहन वंश के, वो तो राजा है, लेकिन मैं अपनी भूमि का राजा हो गया ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक राजा के अंदर दूसरा राजा। ठीक, इस प्रथा को ही सामंती व्यवस्था कहा जाता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सामंती व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर कब पहुंची, सामंती व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंची वर्धन वंश के अंदर, यानी कि हर्षवर्धन के टाइम पर ये अपनी चरम सीमा पर थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ से बनता है। तो यहाँ से बात हम समझेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, कि दक्षिणा पथ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिणा पथ पर साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, श्रेय इसी वंश को जाता है, इसी वंश को जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है। अब देखिए, अब यूँ तो आप कहेंगे अशोक ने भी जीता था, लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से किस वंश के नाम में कौन कौन से नाम दे देंगे, शुंग वंश दे देंगे, कर्ण वंश दे देंगे, कुषाण दे देंगे, और या फिर सातवाहन देंगे। तो आपको उन ऑप्शन के हिसाब से अगर चलना है, तो ये जो 3 वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण साम्राज्य की बात जो हम कर रहे हैं, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश हम लोग पढ़ रहे हैं और सातवाहन वंश हम पढ़ रहे हैं इस समय, इन तीनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिणा पथ का मतलब होता है साउथ इंडिया की तरफ अपना जो साम्राज्य था स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले दृढ़ता से किसको जाता है, सातवाहन वंशों को जाता है, या आंध्र सातवाहन वंश को जाता है। ठीक है, इनके राजाओं को जाता है। अच्छा, तो आप देखिए इसका जो एरिया था, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी, अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से कृष्णा नदी जाती है और यहाँ पर आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, यहाँ से मतलब नासिक के पास से जाती है। तो ये वाला इलाका हो गया, और ये मेन इलाका है आपका किस चीज़ का, साउथ का। ठीक है ना, और यहीं पर आपको मिलेगी विंध्यन रेंज। अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पता है तो पता है आपको कि विंध्यन रेंज भी आपकी यहीं पड़ती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि पर्वतों का स्वामी भी इन्हीं वंश के शासकों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये प्रमुख बिंदु थे सातवाहन वंश के, जो आपको याद रखने हैं और लिखने भी है नोटबुक में अपनी। अब चलिए इनके शासकों के बारे में थोड़ा सा हम लोग टच कर लेते हैं कि कौन कौन सी शासक हुए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, सातवाहन वंश की हम लोग अगर बात करें तो इनके जो राजा हुए कौन कौन से हुए, देखिए वैसे तो बहुत राजा हुए हैं इसके अंदर। सातवाहन वंश, अगर आपसे पूछा जाए शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश में सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया, तो आप बताएंगे सातवाहनों ने ज़्यादा शासन किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शासक आए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक का नाम था सिमुख। क्या था, सिमुख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमुख के बाद जो अगले शासक बने थे वो थे आपके किशन के बाद और भी आए थे वैसे तो, लेकिन हम लोगों को जो याद रखना है वो है सातकर्णी। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सातकर्णी जो थे, इनको प्रथम बोला जाता है, सातकर्णी प्रथम। ये किस वंश के थे, सातवाहन वंश के थे। इसके बाद जो अगला रूलर हमें पढ़ना चाहिए वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन हुए, वो हुए पुलमावी थर्ड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, इतिहास के हिसाब से चले तो पुलमावी थर्ड को माना जाता है। ठीक है, और संस्थापक कौन थे, सिमुख थे। तो देखिए सिमुख के बारे में हम क्या बात याद कर सकते हैं कि एक तो ये संस्थापक हुए भाई साहब। ठीक, सिमुख जो थे वो सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, इनके बारे में एक बात और भी मानी जाती है कि जो सातवाहन सिमुख जो थे ये सभी धर्म में इंटरेस्ट लेते थे। जैसे कि इससे पहले कणव गए, शुंग गए, ये लोग ब्राह्मण या वैष्णव धर्म या आप कह सकते हैं शैव धर्म को ही ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते थे। लेकिन सिमुख जो थे ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे, लेकिन ये एक योग्य शासक साबित नहीं हो पाए। ठीक है, तो इन्हीं के रहते रहते इन्हीं के जो भाई थे कृष्ण, वो गद्दी संभाल लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं उसमें, एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सिमुख थे और जो कृष्ण थे, है ना, जो कृष्ण थे ये इनके कौन थे, भाई थे। यहीं पर लिख लीजिए, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना अपने को, ये पुत्र नहीं थे, भाई थे। ठीक है, कृष्ण के बारे में एक बात आप लिख सकते हो, कृष्ण जो थे इनके बारे में एक दो बातें लिख सकते हैं। क्या कि एक तो इनका जो उल्लेख है
पहली बात क्या लिख सकते हैं, इनका उल्लेख नासिक अभिलेख में प्राप्त हुआ है। नंबर एक बात, नासिक अभिलेख में से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में एक बार कि नासिक गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो नासिक गुफा का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। नासिक गुफा का निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद इनके पुत्र गद्दी पर बैठते जिसका नाम क्या था, सतकर्णी प्रथम। इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं पहले। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सतकर्णी गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रथम की बात करते हैं, ठीक है। सतकर्णी प्रथम की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये, इनके नाम से आप ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि सतकर्णी के नाम से शासक, नाम से बनने वाले या सतकर्णी के नाम से गद्दी पर बैठने वाले, है ना, गद्दी पर बैठने वाले पहले शासक थे। कौन थे, पहले शासक थे, नंबर एक बात। अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश के पहले शक्तिशाली शासक कौन थे, तो सतकर्णी प्रथम का नाम आप आंसर करेंगे, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नहीं। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली हुए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले शक्तिशाली या पावरफुल रूलर के रूप में कौन उभरे थे, तो सतकर्णी प्रथम। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से शक्तिशाली थे, कौन से नहीं थे। जिसने अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, बढ़ाया, उसी को शक्तिशाली कहा जाता है। इसने सतकर्णी प्रथम ने शुरुआत की थी, इसलिए इनको पहले इस वंश की बात हो रही है, पहले शक्तिशाली रूलर, शक्तिशाली शासक, ये पहले शक्तिशाली शासक यही हुए, या ऐसे लिख सकते हैं ये पहले शक्तिशाली शासक थे। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे के ले देता हूँ। ये पहले शक्तिशाली शासक थे इस वंश के, ठीक है, जिन्होंने उत्तरापथ भी जीता, दक्षिणापथ भी जीता और काफ़ी हद तक इन्होंने एक्सपेंड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखो यहाँ पर एक कहानी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा और वो होंगी कौन, इनकी पत्नी, ठीक है। तो इनकी पत्नी से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनका जो विवाह हुआ था, वो हुआ था किसके साथ, नयनिका के साथ। नयनिका, देखो नाम देखो कितना बढ़िया, नयनिका, ठीक है, या इनको नागनिका भी कहते हैं भाई। इनका दूसरा नाम क्या है, नागनिका, ठीक है। अब ये थी कौन, पहली बात तो समझिए, ये थी कौन, इनकी पत्नी थी। ऑब्वियसली बात है, जब विवाह इनके साथ हुआ तो पत्नी इनकी होगी। लेकिन ये किस वंश से थी, तो याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अमीय वंश की राजकुमारी थी, कि अमीय वंश की राजकुमारी थी। कौन थी, अमीय वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्यों इनका जिक्र आया, तो थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, बस एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अमीय वंश की राजकुमारी थी। अब जब इनका विवाह हुआ, सतकर्णी थे, इनकी संतान भी हुई, ठीक है। अब होता क्या है कि इनकी सतकर्णी की डेथ हो जाती है, और जब इनकी डेथ होती है तो जो इनके बालक थे, यानी कि जो इनकी संतान थी, वो अल्पवयस्क थे। तो सारा का सारा साम्राज्य सातवाहन वंश का कौन संभालती है, इनकी पत्नी, जिनका नाम था नयनिका। तो इस लिहाज से इतिहास में अपने रोल प्ले करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो आप क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे नयनिका का नाम, या नागनिका, ठीक है ना। तो इस बात को आप लिख सकते हैं, दक्षिण भारत की चलिए, तो इनके बारे में हम लोग बात करें तो जो नयनिका थी, ये इनकी पत्नी थी। जब इनका विवाह हुआ सतकर्णी के साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, और अचानक से क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि सतकर्णी की डेथ हो जाती है। अब इनकी अगला गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उत्तराधिकारी तो इनकी संतान ही होंगी, लेकिन इनकी जो संतान थी वो अल्पवयस्क थी, यानी कि उनकी उम्र नहीं थी। तो मजबूरी में नयनिका या नागनिका को
साम्राज्य अपने हाथ में लेना पड़ता है, और सिर्फ हाथ में ही नहीं लेती बल्कि जो ड्रीम इनके हस्बैंड के थे, यानी कि जो सतकर्णी प्रथम के थे, वो उन सपनों को पूरा भी करती हैं और अपने साम्राज्य का बाकी जो मंत्री संतरी थे उनके सहयोग से अपने साम्राज्य का विस्तार भी करती हैं। तो उस लिहाज से इतिहास में इनका अपना एक रोल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की पहली महिला शासिका किसको कहा जाएगा, तो आंसर क्या होगा, नयनिका या नागनिका को माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, देखिए जैसे कि इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है, ये पहले शासक थे, है ना, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा इधर करके, ये पहले शासक थे, ये पहले इस वंश के शासक, ये पहले इस वंश के शासक थे या शासक थे जिन्होंने शासन में अपनी माता का सहयोग व सहयोग कह सकते हैं या निर्णयों को श्रेष्ठता दी, इसीलिए इनके नाम से पहले क्या लगा हुआ है, गौतमीपुत्र। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने नासिक के पास एक नगर बसाया था। मैं जरा मार्कर चेंज कर लूँ, हल्का हो रहा है। ठीक है, इन्होंने नासिक के पास ठीक है एक जगह बसाई थी, इसका नाम था बेणाकटक। नासिक के पास एक नगर, क्या नाम था उस नगर का, बेणाकटक। तो ये नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपको याद रखना है कि बेणाकटक, नासिक के पास एक नगर बेणाकटक बसाया था। ठीक है, बसाया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और काफ़ी शक्तिशाली शासक के रूप में इनका जिक्र होता है। देखिए, जो मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इन्हीं के नाम की वजह से इस वंश को मात्र सत्तात्मक की संज्ञा दी जाती है कि ये वंश कैसा रहा होगा, मात्र सत्तात्मक रहा होगा। इसके अलावा और क्या बात इनके बारे में आप याद कर सकते हैं, इनकी उपाधियों से लेकर क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई। ठीक है, इनकी उपाधियों से लेकर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप इनकी उपाधियाँ लिख लीजिए। बहुत सारी उपाधियाँ थी इनके पास। ठीक है, उपाधि एक तो देखिए, इनको राज कहा जाता था, यानी कि इनकी उपाधि जो थी वो राज थी। एक इनकी उपाधि महाराज थी। ठीक है, और एक इनकी उपाधि थी पर्वतों का स्वामी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पर्वतों का स्वामी किसको कहा जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इनका जो इलाका था वो विंध्यन पर्वत के आसपास का था, इसलिए पर्वतों का स्वामी किसको कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी को ही कहा जाता है। इसके अलावा इनको पहला ब्राह्मण भी कहा जाता है। पहला ब्राह्मण, अभी बताऊंगा क्यों इनको पहला ब्राह्मण कहा जाता है, या आदित्य ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है। आदित्य, नोट आदित्य, इस आदित्य है ना, आदित्य होता है, आदित्य ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, आदित्य ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल इनके पास था वेदों का आश्रयदाता। वेदों का आश्रयदाता, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग रूप में, अलग अलग एग्जाम्स में। वेदों का आश्रयदाता किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सातवाहन वंश किस शासक को कहा जाता है, तो वो आपको नाम याद रखना है, उनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ये सारे इनके टाइटल थे, राज, महाराज, पर्वतों का स्वामी, पहला ब्राह्मण, आदित्य ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता। अभी जो पहला ब्राह्मण और आदित्य ब्राह्मण इनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले कर्ण और इससे पहले शुंग वंश यहाँ पर शासन कर चुके थे। अब यहाँ पे इन्होंने वैष्णव धर्म, वेदों की तरफ ज़्यादा फोर्स किया, और इनमें से अगर हम बात करें, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सबसे ज़्यादा फोर्स, सबसे ज़्यादा प्रमोट किया वेदों को, और वेदों को लोगों तक वापस पहुँचाने या उनका पुनर्जागरण की बात करें तो वंश की बात करेंगे तो शुंग वंश था पहला वंश। लेकिन सातवाहन वंश के समय में भी क्या हुआ था कि वेदों की महत्वता को पहले की तरह, यानी कि बौद्ध धर्म के आने से पहले की तरह जो था उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, गौतमीपुत्र सतकर्णी का रहा, इसीलिए इनको वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, सिर्फ यही शासक नहीं थे इसके, अगर आपको मैं बताऊं तो ये 23 नंबर के रूलर हैं और ये 17 नंबर के हैं। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ 4 ही रूलर हैं, ये तो सिर्फ हमें जिनके बारे में पता होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पुलमावी फर्स्ट भी हैं, सेकंड, देखो थर्ड है ना ये, तो इससे पहले पुलमावी फर्स्ट भी रहे होंगे, सेकंड भी रहे होंगे। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी सेकंड भी हैं, थर्ड भी हैं, तो वो अपने को इतना डिटेल नहीं करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए, और वो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर ली। पुलमावी थर्ड के बारे में कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस वंश के अंतिम शासक थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता लग गई होगी, समझ में आ गई है कि अपने को
जो बातें पता होनी चाहिए इस इन वंशों से, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एसएससी तक के लेवल के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वीडियो फ्रेम किया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको ट्रस्ट करना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो बेस्ट पढ़ रहे हो। और अभी जब मैं आपको इनको क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा ना, आप देखिएगा क्या क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको अपना पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सातवाहन वंश के बारे में ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, प्रमुख बिंदु बता चुका हूँ, शासकों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए लास्ट वाला जो वंश हमारा बचा वो था चेदी वंश। इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं। चलिए देखिए, बात करेंगे हम लोग चेदी वंश की, बात करेंगे हम लोग चेदी वंश की। तो चेदी वंश के बारे में पहले तो आप समझिए चेदी वंश का इलाका कौन सा था। चेदी वंश का जो इलाका था वो था उड़ीसा का कलिंग। कलिंग का नाम आते ही आपको अशोक का याद आ जाना चाहिए। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग वाला जो इलाका था वो कहाँ का था, आज के अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो उड़ीसा का इलाका था। ठीक है, तो चेदी वंश इनका जो क्षेत्र था वो था कलिंग। क्या था? कलिंग था। ठीक है, अच्छा, इसके सबसे शक्तिशाली रूलर की अगर मैं बात करूं, आपको वही याद रखने हैं। सबसे शक्तिशाली रूलर जो थे उन्हीं का जिक्र आपको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन भी आता है। तो वो थे खारवेल। खारवेल, और खारवेल का जब भी नाम आएगा आपको एक बात बिल्कुल रिवाइज कर देनी है दिमाग में। क्या बोला कि इनका जो संबंध है हाथी गुम्फा अभिलेख से है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे है? हाथी गुम्फा अभिलेख से है। क्लियर? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। और एक चीज़ उन्होंने और भी की थी, जब ये अपने क्या बोलते हैं, जब ये शासन कर रहे थे अपने ही टाइम में, अपने टेन्योर में, उन्होंने क्या किया कि एक मूर्ति थी, जैन धर्म की एक मूर्ति थी, जैन धर्म की एक मूर्ति थी जिसका नाम था जिन शीतलनाथ। जिन शीतलनाथ, जैन धर्म, यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम, जैन मूर्ति, इसको यहाँ से लिख देते हैं, जैन मूर्ति। क्या नाम था मूर्ति का? जिन शीतलनाथ। ठीक है, जिन शीतलनाथ को वापस मगध से कलिंग लेकर आए। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लेकर आए, जानते हो ये मूर्ति जो थी ना, ये कलिंग में ही हुआ करती थी पहले, लेकिन आपको याद है नंद वंश के एक रूलर हुए जिनका नाम था महापद्म नंद। जब महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो इस मूर्ति को कलिंग से उठाकर ये कहाँ ले गए थे? ये ले गए थे मगध में, मगध साम्राज्य में ले गए, अपने साम्राज्य में ले गए थे। उसके बाद आपको पता है अशोक ने भी आक्रमण किया कलिंग के ऊपर। ठीक है, तो जब अशोक की डेथ हो जाती है, मौर्य वंश कमज़ोर पड़ने लग जाता है, तो उड़ीसा वाला जो इलाका था ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे शक्ति अपनी बढ़ाने लग जाते हैं, और वहीं पर इस वंश की का जो है उद्गम होता है, और जिसको हम लोग चेदी वंश के नाम से जानते हैं। और वहीं पर इसी वंश के अंदर खारवेल नाम के जो शासक हुए, जिनका संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है, ये इतने शक्तिशाली हुए कि इन्होंने वापस से जो जैन मूर्ति थी, देखिए कलिंग वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर जैन अनुयायी ज़्यादा थे पहले से ही। ठीक है, तो कलिंग जब अशोक ने आक्रमण किया तब इतना नरसंहार हुआ कि लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को ही मजबूरी मानना पड़ा। लेकिन वापस से जब ये शक्ति में आए तो अपनी जो मूर्ति थी ये वापस मगध से लेकर आए, कहाँ पर? कलिंग पर। तो इसका जो इतिहास था मैंने आपको बता दिया, और चेदी वंश के बारे में इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्विकली हम लोग एक चीज़ और एक बार वापस रिवाइज। देखिए मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, हमें पता है पहले से। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी आपको याद रखनी है, इनकी राजधानी थी आपकी विदिशा। ठीक है, कर्ण वंश की राजधानी आपको याद रखनी है पाटलिपुत्र, वापस से। ठीक, पाटलिपुत्र। सातवाहनों की राजधानी जो थी बता चुका हूँ, प्रतिष्ठान। इलाका इनका जो था आपका कृष्णा नदी बेसिन से लेकर गोदावरी नदी बेसिन तक इनका इलाका था, और इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। कुछ समय के लिए अमरावती भी रही है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चेदी वंश की राजधानी आप बता सकते हो कलिंग थी, है ना, कलिंग को ही माना जाता है। तो इसमें कई बार मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इधर आपको 4 वंश दे देंगे, इधर आपको राजधानी जो है मैच करने के लिए दे दी जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। यहाँ पर ये जो सातवाहनों की राजधानी है, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सातवाहनों की या आंध्र सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे प्रतिष्ठान, और या फिर अगर ऑप्शन अमरावती है तो यू कैन आंसर अमरावती 2। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? मौर्य वंश में अशोक के बाद की स्थिति क्या चलती है, किस तरह से जो है मौर्य वंश धीरे धीरे खत्म होता है, एक योग्य शासक ना मिलने की वजह से ये हुआ। और
दूसरी चीज़ क्या था, दूसरा वाला जो सेगमेंट था इसका विदेशी आक्रमणकारी वाला, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो एक वीडियो में थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन जाएगा और इसको अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको जो मौर्योत्तर काल का बचा हुआ सेगमेंट है वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस वीडियो को या बाकी इतिहास की वीडियो को थोड़ा सा आप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिए, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से मुझे इस बात का आप कह सकते हैं कि एक बूस्ट मिलता है कि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगली इतिहास की किसी शानदार वीडियो के साथ, नॉट किसी, इसका सेकंड पार्ट जो वही कराएंगे। ठीक है, तो तब तक आप ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।